नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे चाइना ने माउंट एवरेस्ट पर बहुत ही सटल तरीके से अपना क्लेम जता दिया है और चाइना के एवरेस्ट में इस इंटरेस्ट के पीछे आखिर रियल रीजंस क्या हैं, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। इंग्लिश में इसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन इसका जो लोकल नाम है वो अलग है। नेपाली लोग जो इस पर्वत के आसपास रहते हैं हमेशा से इसे सगरमाथा कहते आए हैं और जो तिब्बतन साइड पर लोग रहते हैं वहां पर ट्रेडिशनली इसे चोमुलुंगमा कहते हैं। चाइनीज में भी ये चोमुलुंगमा शब्द ही थोड़ा सा चाइनीज करके इसे जुमुलंगमा लिखा जाता है। अब ये जो डिफरेंट नाम है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि अब जो रिसेंट में चाइना की तरफ से जो भी प्रेस ब्रीफिंग्स आती है या कोई न्यूज आती है तो वहां पर ऑफिशियली इस पर्वत को माउंट एवरेस्ट ना कहकर हर प्रेस रिपोर्ट में चोमुलुंगमा कहा जा रहा है इंग्लिश में, और जो चाइनीज भाषा में होती है वहां पर उन्हें जोमुलुंगमा कहा जा रहा है। तो चाइना एवरेस्ट शब्द का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है पिछले एक महीने से। ये पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट टेक्निकली ये नेपाल और चाइना दोनों में ही नहीं आता है पूरी तरह से। इट इज एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। अब तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन वो चाइना का एक हिस्सा है। हिस्टोरिकली तिब्बत एक अलग किंगडम था तो इसीलिए इसका तिब्बतन में भी एक अलग नाम है। तो आज अगर आप पॉलिटिकल बॉर्डर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट बिल्कुल ही बॉर्डर पर स्थित है और ये है हिमालय की महालंगूर हिमल रेंज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर 8,000 मीटर से ऊंची कई चोटियां हैं और ये सभी माउंट एवरेस्ट के आसपास स्थित हैं। आइए एक बार मैप में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ये है चाइना का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। अब मैं इसे चाइना ही कहूंगा क्योंकि ऑफिशियली अब ये चाइना का ही हिस्सा है। ये है नेपाल और ये है भारत। तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर जब हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा माउंट एवरेस्ट। अब आमतौर पर क्या किया जाता है कि जिन भी देशों के बीच में पहाड़ एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं, नेचुरल बैरियर के रूप में, वहां पे सभी देश एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि जो हाईएस्ट रिज लाइन होती है यानी कि जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन्हीं को बॉर्डर लाइन मान लिया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जैसे ये एवरेस्ट की चोटी है तो इस पर आपको ये लाइन नजर आएगी जाती हुई, तो ये रिज लाइन के साथ बिल्कुल सिमिलरली जा रही है। तो इसके उत्तरी तरफ है चाइना और दक्षिणी साइड है नेपाल, यानी कि माउंट एवरेस्ट का जो दक्षिणी स्लोप है ये आता है नेपाल में और उत्तरी स्लोप है वो आता है चाइना में। और यहां पर ही आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेपाल को नेचुरल एडवांटेज है क्योंकि नेपाल के पास ज्यादा बड़ा एरिया आ रहा है यानी कि ज्यादा बड़ा स्लोप है और किस्मत ऐसी है कि नेपाल की साइड से ही चढ़ाई हो सकती है, चढ़ाई मुमकिन है क्योंकि यहां से ही सारे बेस्ट क्लाइंबिंग पाथ अवेलेबल हैं। चाइना की तरफ से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए ज्यादातर जो असेंट हुए हैं वो सारे नेपाल साइड से ही देखे गए हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको मैप में बाउंड्री दिखाई ये हमेशा से इतनी वेल सेटल्ड नहीं थी। चाइना और नेपाल के बीच में 1950 के दशक में कुछ प्रॉब्लम्स थी। कई एरियाज में बॉर्डर वेल सेटल्ड नहीं था। लगभग 20 सेक्टर्स थे जहां पर इनको प्रॉब्लम थी। तो इन दोनों देशों ने मिलकर एक ज्वाइंट कमीशन बनाया और इस कमीशन ने ये बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर लिया, यानी कि दोनों ने बैठकर बातचीत करके इस डिस्प्यूट को सेटल किया 1961 में। और तत्कालीन नेपाल प्रधानमंत्री आई थिंक बीपी कोइराला, यस ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो खुद पर्सनली चाइना गए थे, माओ जेडोंग से मिले थे और दोनों नेताओं ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि एवरेस्ट पर, स्पेशली कि एवरेस्ट पर हम ये डील रखते हैं कि नॉर्थ साइड चाइना के कंट्रोल में रहेगा, सदर्न साइड जो है वो नेपाली टेरिटरी रहेगी। और माओ ने तो उस वक्त ये भी सजेस्ट किया था कि इस चोटी का नाम बदल देते हैं, एवरेस्ट तो इसे अंग्रेज नाम देकर गए हैं, हम इसे नेपाल चाइना फ्रेंडशिप पीक ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। थैंकफुली नेपाल ने ये सुझाव उस वक्त नहीं माना और जो इनका ट्रेडिशनल नाम है सगरमाथा उसी को ये फॉलो करते आए और बाकी पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानता है। अप्रैल 2020 में चाइना ने ये घोषणा करी कि हम माउंट एवरेस्ट को नापने के लिए, एग्जैक्ट हाइट मेजर करने के लिए अपनी एक टीम वहां पर भेजेंगे। तो ये पर्वतारोहियों का जो दल है ये मई 2020 के पहले हफ्ते में क्लाइंबिंग शुरू कर चुका है। एज ऑफ टुडे 11 मई जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभी वो पीक पर नहीं पहुंचे हैं, कुछ मौसम खराब हो गया है उसके कारण, पर उनका ये एक्सपेडिशन अभी जारी है। और चाइना इसी तरह के 2 मेजरमेंट एक्सपेडिशंस 1975 और 2005 में भी कर चुका है। तो उन्होंने 2 बार इस पीक की ऑफिशियली हाइट मेजर करी है। उस समय भी एक डिस्प्यूट हुआ था क्योंकि 2005 में चाइना ने कह दिया था कि ये 8844 है ना कि 8848 क्योंकि इसमें 4 मीटर बर्फ है। तो नेपाल ने इसे डिस्प्यूट किया था कि आप ऐसे हाइट कम मत करो। तो उस समय में 2005 से लेकर 10 के बीच में भी दोनों देशों के बीच में एक थोड़ा सा नोकझोंक चली थी इसको लेकर। तो अभी ऑफिशियली इसकी पर्वत की जो रॉक हाइट है वो 44 बोली जाती है, लेकिन उसके ऊपर 4 मीटर बर्फ है तो इसीलिए ऑफिशियली इसे आज भी 8848 मीटर्स हाइट बताया जाता है। अब ये जो लेटेस्ट एक्सपेडिशन टीम गई है इसने कुछ तस्वीरें साझा करी और चाइना के स्टेट मीडिया यानी CGTN जो उनका इंग्लिश न्यूज चैनल है उसने इसे ऑफिशियली अपनी वेबसाइट और ट्विटर पर इस तरह से शेयर किया
कि ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें माउंट चोमोलुंगमा की, जो स्थित है चाइना के तिब्बत में। तो यानी कि इन्होंने एक तो इसका नाम एवरेस्ट यूज नहीं किया और दूसरा इसे पूरी तरह से क्लेम कर लिया चाइना के अंदर। जैसे ही ये ट्वीट कुछ दिन बाद थोड़ा वायरल हुआ तो नेपाल, चाइना और भारत के नागरिकों के बीच में ट्विटर पर एक जंग छिड़ गई, जो ट्विटर पे काफी आम है, होता रहता है। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली इस पर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है, जबकि लिपुलेख पास वाली जो रोड है भारत ने बनाई है उसको लेकर उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। बट इस क्लेम को लेकर अभी तक नेपाल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो 2 मई को किए गए इस ट्वीट को हालांकि सीजीटीएन ने बाद में डिलीट कर दिया और 10 तारीख को उन्होंने फिर से एक नया ट्वीट किया है, सेम फोटोज के साथ, सेम सब कुछ लिखा है। बस इस बार इन्होंने इतना सा लिखा है कि चाइना नेपाल बॉर्डर पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चोमोलुंगमा। तो इन्होंने टेक्निकली अपने आप को, पॉलिटिकली अपने आप को अब करेक्ट कर लिया है। एक बात मैंने और नोटिस करी कि चाइना की जो स्टेट न्यूज एजेंसी है जिन्हुआ, वो अजीब से ही क्लेम करे जा रही है। मतलब पता नहीं कहां से क्लेम बना रहे हैं ऐसे कि 1715 में भी हमने इसको मेजर करने की कोशिश करी थी, तो अब तो पता नहीं कितने साल पहले जाके फेक न्यूज बनाना शुरू कर दिया है लोगों ने। जब इतने भारतीय और नेपाली लोगों को गुस्सा किया है तो मुझे लगता है कि शायद इन्हीं लोगों की नजर लग गई और चाइना का जो ये लेटेस्ट एक्सपेडिशन है ये अभी रुक गया है, क्योंकि वहां पर मौसम काफी खराब हो गया है चोटी पर। वैसे मजाक कर रहा हूँ, इसे सीरियसली मत लेना, नजर जैसा कुछ होता नहीं है। एक और डेवलपमेंट है कि चाइना ने अपने माउंटेन के नॉर्थ साइड पर एक 5G टावर बना दिया है। पहले भी उन्होंने एक 5G टावर लगाया था, लेकिन वो बेस कैंप पर था, थोड़ा सा नीचे था, 5500 मीटर की ऊंचाई पर। अब इन्होंने एडवांस बेस कैंप पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर लगाया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर है। हुआवी कंपनी और चाइना मोबाइल ने मिलकर इस टावर को लगाया है। इस टावर की खास बात यह है कि इसकी पहुंच पहाड़ की चोटी तक है, यानी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर अब 5G नेटवर्क अवेलेबल है। और इसका एक फायदा डायरेक्टली उन लोगों को होने वाला है जो पर्वतारोही हैं, ऑब्वियसली जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा रहे हैं उन्हें भी बहुत फायदा है। एनवायरमेंट की कोई मॉनिटरिंग कर रहा है कोई भी वहां पर एक्सपेडिशन, उन्हें भी फायदा है। रेस्क्यू वर्कर्स को काफी फायदा है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली सुधरेगा। लेकिन भारत और नेपाल के लिए ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 5G कनेक्टिविटी आने के कारण अब वहां पर भारत और नेपाल पर जासूसी करना थोड़ा सा आसान हो गया है, कम्युनिकेशन बेटर हो गया है। अगर कोई चाइनीज सिम के साथ नेपाल बॉर्डर पर है तो वो वहां पर भी नेटवर्क पा सकता है। अब देखिए, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि एक मोबाइल टावर लगने से कई 100 किलोमीटर दूर स्थित भारत के बॉर्डर पर जासूसी करी जा सकती है। ये एक मोबाइल टावर है, कोई बहुत बड़ा कम्युनिकेशन टावर नहीं है आर्मी या नेवी का। लेकिन फिर भी ये हमें बताता है कि चाइना की कैपेबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है कि वो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर भी 5G टावर्स लगाने की कैपेबिलिटी रखता है, और तिब्बत का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपनी मिलिट्री के लिए कितना तेजी से डेवलप कर सकता है। अब चाइना आखिर एवरेस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्यों आखिर उसे पूरा माउंट एवरेस्ट क्लेम करना पड़ा, बजाय इसके कि सालों से बिल्कुल क्लियरली डीमार्केटेड है कि नॉर्दर्न साइड केवल चाइना का है, बाकी सदर्न साइड नेपाल का है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है तिब्बत। तो देखिए, तिब्बत ऑन पेपर तो कहने को तो चाइना का हिस्सा है, लेकिन फिर भी तिब्बत की आजादी की डिमांड अभी भी उठ रही है। दुनिया भर में जो तिब्बतन कम्युनिटी है वो उसके लिए समय समय पर मांग उठाती रहती है। साथ ही साथ तिब्बत में चाइना को बहुत ही हैवी हैंडेड अप्रोच रखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है तिब्बत को कंट्रोल करना चाइना के लिए। तिब्बत में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए वो एवरेस्ट को चाइनीज बता रहे हैं, चाइनीज बताना चाह रहे हैं, ना कि तिब्बत का। दूसरा रीजन इकोनॉमी है। देखिए, अगर माउंट एवरेस्ट पर किसी को चढ़ाई करनी होती है तो वो सभी नेपाल के रास्ते जाते हैं, कोई भी चाइना के रास्ते नहीं जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो चाइना वीजा नहीं देता इतनी आसानी से, और दूसरा चाइना को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई विदेशी आकर वहां पर तिब्बत में जासूसी ना करे या फिर भावनाएं भड़काने की कोशिश ना करे, इसलिए वो देते ही नहीं है वीजा। ये भी एक रीजन है कि पर्वतारोही खुद भी चाइना की तरफ से चढ़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो काफी ट्रेचरस है, वहां से चढ़ाई करना काफी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर नेपाल को ही लोग प्रिफर्ड रूट मानते हैं, और नेपाल ने पिछले 60-70 सालों में एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पर्वतारोहियों के लिए। वहां पर आपको होटल्स मिलेंगे, बेस कैंप के आसपास सुविधाएं हैं, तो ये सारी फैसिलिटी आपको चाइना की साइड पर नहीं मिलेगी। और नेपाल सरकार ये सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छा खासा पैसा लेती है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो $11,000 का एक बेसिक परमिट होता है जो नेपाल सरकार से आपको लेना पड़ता है, और उसके अलावा दूसरे खर्चे हैं। एवरेज 40 से $45,000 का खर्चा होता है कोई भी व्यक्ति जब एवरेस्ट पर चढ़ने जाता है। तो 11,000 तो सरकार डायरेक्टली ले लेती है, और बाकी सारा जो है वो या तो आप होटल्स पर या शेरपास पर जब खर्च करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नेपाल की इकोनॉमी में आ रहा है। तो कुल मिलाकर नेपाल की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर माउंट एवरेस्ट और उस पर आने वाले पर्वतारोहियों पर निर्भर है। तो चाइना शायद कोशिश कर रहा है कि हम अपनी तरफ से भी इस इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, चाइना की जीडीपी नेपाल के सामने कई गुना बड़ी है, उसे इस पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा कारण तिब्बत ही है, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप देखिए, तिब्बत में लगातार डेवलपमेंट कर रहा है चाइना पिछले 15 सालों से,
कई रेल लाइंस बनाई जा चुकी हैं, कई हाईवेज बनाए जा चुके हैं, और ये डेवलपमेंट 5G टावर लगा देना ये भी बताता है कि किस तरह से चाइना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। सिक्योरिटी एनालिस्ट एक और एंगल देख रहे हैं। पिछले 3 महीनों से चाइना कोविड-19 से लड़ने में बिजी था, कोरोना वायरस से जूझ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे चाइना अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो रहा है, इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो रही है, तो चाइना अपनी पुरानी आदतों पर आ चुका है। जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं सभी में चाइना एग्रेशन दिखाता आया है। पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं। इस एग्रेसिव पॉलिसी का पहला उदाहरण हमने देख ही लिया सिक्किम और लद्दाख के बॉर्डर पर, जब भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई। साउथ चाइना सी, जहां पर पिछले कई सालों से डिस्प्यूट चल रहा है वेरियस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ चाइना का, वहां पर भी चाइना अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। नेवल एक्टिविटीज, नेवल ड्रिल शुरू कर दी हैं, मलेशिया के जहाजों को बुली किया जा रहा है और पूरी गतिविधियां मिलिट्री चल रही है चाइना की तरफ से इन द साउथ चाइना सी रीजन। अप्रैल महीने में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ने में बिजी थी, उस वक्त चाइना ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स को, जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों में बनाए हैं, उन सभी आइलैंड्स का नामकरण कर दिया और ऑफिशियली अपने देश की टेरिटरी में उसे शामिल कर लिया, यानी कि ऑफिशियली अब वो चाइना का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये सभी एक्टिविटीज दिखाती हैं कि चाइना अपने पुराने ढर्रे पर लौट चुका है। दुनिया को लग रहा था कि कोरोना वायरस के कारण चाइना थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा या फिर चाइना की जो एग्रेसिवनेस है वो शायद थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं हमें। पूरी तरह से पुरानी पॉलिसी, एग्रेसिव एक्टिविटीज चाइना की लौट आई हैं और ये माउंट एवरेस्ट में जो उसने हरकत करी है वो भी उसी का एक हिस्सा है। इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।